हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आईटीआई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस टेस्ट सीरीज का ये छठा पार्ट है। अगर आपने 1 से इसका 5 पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा ले और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी इस सेशन में शामिल हो सके। तो चलिए इसका देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है और प्रश्न क्या कह रहा है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो काफी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है तो अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि 1000 झीलों की भूमि कहलाता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए इसका सही या गलत जो भी आंसर आप सभी को पता हो कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। 1000 झीलों की भूमि कौन सा कहलाता है तो फिनलैंड कहलाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भरपूर लौह तत्व किसमें पाया जाता है तो हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि मानसून हवाएं हैं। तो मानसून हवाएं क्या है तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। मानसून हवाएं मानसूनी पवन है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा में स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसका ए नंबर ऑप्शन अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है भी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन है। तो यहाँ पर 4 नृत्य का नाम दिया गया। इसमें से चारों में से बताना है आप सभी को सही आंसर। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन है तो कथकली है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर लें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जूलियन अंसाजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक है। तो जूलियन अंसाजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक है। तो किस वेबसाइट के संस्थापक है तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। जूलियन अंसाजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक है। तो विकिलीन्स वेबसाइट के संस्थापक है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि डायनोमो का निर्माण किसने किया था। तो डायनोमो का निर्माण किसने किया था तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। डायनोमो का निर्माण किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर लें, इसका सी नंबर ऑप्शन। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक पार्टी बनाई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक पार्टी बनाई थी? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल के नामक एक नई पार्टी बनाई। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये प्रश्न तो मैं 2-4 बार पहले भी पूछ चुका हूँ। अगर इसका आंसर आप सभी को पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थी। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो नेत्रदान में जो दाता का आंख होता है वो कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कर्निया का उपयोग में लाया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो गलत या सही इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो फिर इसका अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न यह है कि भारत की सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भी प्रश्न मैं कई बार पूछ चुका हूं। अगर आपने हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें कि भारत की सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भारत के सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण में है? तो चिपको आंदोलन के संबंध निम्न में से किसके संरक्षण यानी किसके बचाव में है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से था या किसके बचाव से था? तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वन एवं वृक्ष के बचाव से था चिपको आंदोलन का उद्देश्य। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम
रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको इसका बी नंबर ऑप्शन कहीं पर दिखे या 1853 कहीं पर दिखे तो उस पर टिक करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा, मानव शरीर के औसत तापमान निम्न में से कितना है? तो मानव शरीर के औसत तापमान निम्न में से कितना है? तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो मानव शरीर के औसत तापमान निम्न में से कितना है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का औसत तापमान। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसका 4 विकल्प इसका भी दिएगा। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर प्रश्न पूछ दे कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहां से लिया गया है तो आप सभी को जहां पर भी देखे संयुक्त राज्य अमेरिका उस पर टिक करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो किसने प्रतिपादित किया? तो डलहौजी ने प्रतिपादित किया राज्य अपहरण की नीति का सिद्धांत। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई? तो भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल की सेवा प्रारंभ की गई? तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल की सेवा प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में भारत में पहली बार रेल और तार की सेवाएं शुरू की गई। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि आईसीसी विश्व कप 2011 के टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है? यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है? तो तिलक रत्ने दिलशान है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करे कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसका मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप के झटके के मापन में किया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप सभी से फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो वह देश कौन कौन सा है? तो यहाँ पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यह 5 देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा? सेब का उत्पादन कहाँ होता है? तो सेब का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए अपना अपना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। सेब का उत्पादन कहाँ होता है? तो हिमाचल प्रदेश में होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम भारतीय जनगणना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम भारतीय जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। सर्वप्रथम भारतीय जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो याद कर ले। आप सभी से एक और प्रश्न यह है कि लास्ट भारतीय जनगणना कब हुआ था? तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अंतिम भारतीय जनगणना कब हुआ था। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बताइए। फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका प्रश्न क्या है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में लड़के और लड़की की शादी का उम्र क्या है? तो भारत में लड़के और लड़की की शादी की उम्र क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन करते हैं। तो भारत में लड़के और लड़की की शादी का उम्र क्या है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 21 वर्ष से 21 वर्ष और 18 वर्ष, यानी मेल के लिए 21 वर्ष और फीमेल के लिए यहाँ पर क्या होगा 18 वर्ष। इसका
बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में साक्षरता प्रतिशत क्या है। तो भारत में साक्षरता प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपके सामने 4 विकल्प है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेगी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भारत की साक्षरता प्रतिशत क्या है, तो 75.3 है। और यहाँ पर करेंट टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर 77.7% जो दे रहा है। अगर आपको ऑप्शन में 77.7% दिखे तो उस पर भी आप सभी को टिक कर देना है, क्योंकि करेंट टाइम पर 77.7% है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो 25 वर्ष है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो फिर याद। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस स्थितियों में कर सकता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस स्थितियों में कर सकता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस स्थिति में कर सकता है, तो राष्ट्रपति युद्ध की स्थिति में भी कर सकता है और उसके बाद बाहरी आक्रमण के भी स्थिति में कर सकता है, या सशस्त्र विद्रोह के रूप में भी कर सकता है। और उसके बाद ये सभी, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों कारणों के कारण वह राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, तो 3 बार की जा चुकी है। तो आप सभी से एक प्रश्न ये भी है कि 3 बार कब कब किया गया था। आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा वीडियो के अंत में कि यह तीनों आपातकाल की घोषणा कब कब किया गया। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो आई होप कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 365 के आधार। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष होती है इसका। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? तो 60 दिनों के अंदर संसद में स्वीकृति आवश्यक है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेखन किस अनुसूची में है? तो दल बदल से संबंधित कानूनों के उल्लेखन किस अनुसूची में है? तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। दल बदल के संबंधित कानून का उल्लेखन किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूचित में है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही हुआ आप सभी का 35+ क्वेश्चन। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें से आप सभी ने इसका क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरह से किया है। आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।